हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्लास 6 हिस्ट्री का और यह आपका अंतिम चैप्टर है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उल्टा कर देख सकते हैं कि प्राचीन भारत से इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। स्तूप का अर्थ क्या है? टीला, दफन, जीवन, शांति। क्या होता है? तो टीला होता है। स्तूप का अर्थ क्या होता है? तो टीला होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम में किसकी कहानी है? किसकी कहानी शिलप्पदिकारम में महाकाव्य में मिलती है? ये दो व्यक्ति थे, कन्नंगी और कोवलम। इनकी कहानी आपको मिलती है। दुष्यंत की कहानी नहीं है। कन्नंगी और कोवलम जो थे, इनकी कहानी आपको इस महाकाव्य में मिलती है। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहां मुख्य देवता की छवि रखी गई थी, डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? जहां पर मुख्य जो है मंदिर में आपको छवि रखी जाती है वो गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, ना कि मंडप, ना कि शिखर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्तूप के चारों ओर डैश नामक पथ बिछाया गया था। क्या बिछाया गया था स्तूप के चारों ओर? तो पथछिना नामक जो है नामक पथ जो है यहाँ पर बिछाए गए थे, पथछिना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी? तो शिलप्पदिकारम की रचना ना ही कालिदास, ना ही बाणभट्ट, ना ही हरिसेन किए थे, इलांगो ने। इलांगो ने शिलप्पदिकारम की रचना करने वाले कवि थे। आगे चलेंगे। कुतुब मीनार के परिसर में जो है खड़े लौह स्तंभ की वजन कितनी है? यहाँ पर 10 टन, 6 टन, 3 टन और 1 टन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 टन जो है लौह स्तंभ की जो है टोटल वजन है। कुतुब मीनार के परिसर में कौन है? तो लौह स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है कि पुराण किस भाषा में लिखी गई थी? पुराण जो है आप बताइएगा कि किस भाषा में लिखी गई। हिंदी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत। क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है पुराण जो है किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। पदचिन्ह पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाता है? जो पदचिन्ह के चारों ओर जो लगा हुआ रेलिंग है उसको क्या कहते हैं? आप बताइएगा। यहाँ पर पहला है वेदिका, पदचिन्ह, रेलिंग, गर्भगृह। क्या हो जाएगा? तो यार चारों जो लगे हुए हैं उसको वेदिका कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो वेदिका के नाम से। अगला क्वेश्चन है संस्कृत महाकाव्य के नाम बताओ। देखिए यहाँ पर रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मेघदूत हो गया। ये संस्कृत के महाकाव्य के नाम आपको हैं। तीनों क्या है? संस्कृत। मेघदूत जो है आप जानते हैं किसके द्वारा? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। वेद व्यास और रामायण जो है आपको पता है वेद व्यास के द्वारा जो है महाभारत और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के संस्कृत रामायण के रचयिता के नाम बताना है। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण लिखे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। बताइएगा। 14, 12, 15, 1100। ये सब 100 में है। तो कितना साल पहले जो है लिखा गया है? तो ये 1500 साल पहले जो है पुराने हैं अजंता के चित्र, आपको जो मुंबई में मिलते हैं। अगला देखेंगे। आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो आर्यभट्टीय था। आर्यभट्टीय पुस्तक किसके नाम? तो आर्यभट्ट के नाम के पुस्तक आपको याद रखने गए। आर्यभट्टीय किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और ये हर्षचलित आप जानते ही हैं, अभिज्ञान संकुलम, कालिदास, मणिमेखलई आप जानते ही हैं। आगे चलेंगे कि उस हॉल का नाम बताइए जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। उस हॉल के लोग जो है वहाँ कहाँ पर ये इकट्ठा होते थे, उस हॉल का नाम आपको बताने के लिए कहता है। बताइए उस हॉल का नाम जहाँ पर ये लोग सारे इकट्ठा होते थे। तो कहाँ होते थे? तो मंडप। यहाँ पर पहला मंडप, शिखर, गर्भगृह और माउंट जो है ये तीनों गलत है। मंडप में जो है इकट्ठा होते थे। अगला देखेंगे। संस्कृत जो है रामायण के लिए संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। कौन है? तो वाल्मीकि के द्वारा जो है ये रामायण लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? शूद्र, स्त्री, क्षत्रिय, 1 और 2। आपको शूद्र और स्त्री जो थे उनको वेदों को पढ़ने की जो है अनुमति नहीं थी। वेद को पढ़ने की अनुमति शूद्र और स्त्री को नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो है कुतुब मीनार के परिसर में जो लौह स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आप बताएंगे इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर की ऊंचाई लौह स्तंभ की कुतुब मीनार के जो परिसर में लगा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है
प्राचीन। पुरान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? जो स्तूप के चारों ओर जो है बना वृत्ताकार पथ है उसको क्या कहा जाता है? वेदिका, अवतारोण या पदछिना पथ या शिखर। आपको हमने पढ़ाया भी कि जो है पदछिना पथ जो है चारों ओर वृत्ताकार में रूप में स्तूप के हैं। और यहाँ पर कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये कुतुब मीनार आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। आगरा, कुरुक्षेत्र, वाराणसी नहीं है, दिल्ली में है। हमारा जो है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कागज का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ? बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। 1000, 1900, 2000, 2200 कब हुआ? 1900 वर्ष पूर्व जो है कागज का आविष्कार होता है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महरौली के समीप लौह स्तंभ का निर्माण जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? आप बताएंगे कितने वर्ष पूर्व जो है पहले हुआ था? तो ये हुआ था 1500 वर्ष पूर्व जो है महरौली में जो है लौह स्तंभ लगे हुए हैं, निर्माण हुए हैं। इसका जो है कितने वर्ष पहले? तो 1500 वर्ष पहले। और जो है कितना इसका वजन है? तो 3 टन है और 7.2 इसकी ऊंचाई है। कुतुब मीनार के परिसर में लगा गया है। मेघदूत की रचना किसने की थी? मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा होता है। मेघदूत की रचना कालिदास। अब सत्यानार डैश की रचना जो है सत्यानार ने डैश की रचना की है। तो सत्यानार ने किसकी रचना की है आप बताएंगे? तो यहाँ पर मणि मेखले की रचना सत्यानार ने की है। सत्यानार ने किसकी रचना की है? तो मणि मेखले की रचना की है। अब 26 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व जो बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। 1500 वर्ष पूर्व महरौली जो है ये जंग नहीं लगा है। ये सारे आपको याद रखने हैं। दूसरा, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कथन यहाँ पर सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? स्तूप का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला है। आपने ऊपर पढ़ा, ये सही है। दूसरा, स्तूपों में सजावट के लिए रखे जाने वाले गोल धातु का डिब्बा जिसको धातु मंजूषा कहलाता है। जो गोल धातु का जो है डिब्बा होता था उसको धातु मंजूषा कहते हैं। और तीसरा है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पदछिना पथ कहलाता था। ये दोनों जो है आपका सही है, बी नंबर। और अब अगला है डी नंबर। इसमें आपको सही कौन नहीं है ये बताना है। पदछिना पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। ये भी सही है। पदछिना पथ को रेलिंग से घेरते थे जिसको वेदिका कहते थे। स्तूप के चारों ओर जो है परिक्रमा हेतु वृत्ताकार पथ जो बना था जिसको पदछिना पथ कहते थे। तीसरा आपका जो है यहाँ पर गलत कौन है? तो गलत है आपका ये 2 नंबर, जो कि कहता है कि स्तूपों में सजावट के लिए रखे जाने वाले गोल धातु डिब्बा जिसको धातु मंजूषा कहते हैं, ये गलत है। और शाब्दिक अर्थ जो होता है स्तूप का वो टीला होता है। ये सही है। गलत पूछ रहा था तो गलत कौन है? तो ये बी नंबर आपका गलत है। देखिए बी नंबर क्यों गलत है आपको हम बता दें। बी नंबर जो है यहाँ पर लिखा गया है कि सजावट के लिए, ये सजावट के लिए नहीं, ये रखे जाते थे जो अवशेष होते थे, जो शरीर के अवशेष होते थे उनके द्वारा जो प्रयुक्त चीज़ें जो होती थी इसी डिब्बे में रखी जाती थी। अनुयायियों के जो अवशेष होते थे, जो सभी स्तूपों में जो है बुद्ध या उसके अनुयायी होते थे उसके शरीर के अवशेष जो होते थे इसी डिब्बे में रखे जाते थे। और इसको धातु मंजूषा कहते हैं, न कि सजावट के लिए रखे जाते हैं। इसलिए ये गलत हो गया और ये सारे के सारे आपका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्या है? तो पहला है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप कहलाता होता था, मंडप होता था। दूसरा है कि मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। तीसरा आपका है कि गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक जो है निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको बताना है इसमें सही है? और इसमें सही है, बताइए कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 3 1 2 3। इसमें मात्र एक ही कथन आपका सही है और 2 नंबर जो है 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखिए जो ऊपर तक जो जाता था उसको जो है शिखर कहते थे। जो गर्भगृह के ऊपर जहाँ पर यहाँ पर जो है मूर्ति रखा गया है और यहाँ पर से ऐसे करके जो बनाया गया है ये क्या है? यही जो है शिखर कहलाता है। ये आपका सही है और ये दोनों जो है आपका गलत है। इसमें आपको हम कुछ बात बताते हैं। देखिए मंदिरों का
सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो क्या होता था? गर्भगृह ही होता था। ठीक, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? गर्भगृह होता था। और यहाँ पर देवी देवताओं जो भी देवी देवता जैसे होते थे विष्णु, शिव, दुर्गा आदि जो भी होते थे उनका जो है स्थान यहीं पर होता था। पुरोहितों के द्वारा जो है धार्मिक अनुष्ठान होता था, पूजा होता था और जो है गर्भगृह में जो है पवित्र स्थान दिखाने के लिए जो है अक्सर यहाँ पर आपको पवित्र स्थान गर्भगृह को दिखाने के लिए शिखर बनाए जाते थे। ऊपर तक जो है आपको पता लग जाता था कि बीच में कौन होंगे? तो भगवान होंगे, जो देवी देवता होंगे वो बीच में होंगे। आगे है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं जिसमें मंडप आपको मिलता है, जो शिखर मिलता है आपको। और यहाँ पर भीतर गांव के मंदिर आप देखते होंगे कि अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की जगह होती है, जहाँ पर जो है एक सभागार होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। और इसलिए आपका कथन जो है 3 नंबर सिर्फ सही है और सारे जो हैं गलत आपको होते हैं। गर्भगृह जो है यहाँ पर दे दिया सभागार, इसलिए गलत हो गया। मंदिर जो है यहाँ पर दे दिया कि महत्वपूर्ण भाग मंदिर, ये भी गलत हो गया। गर्भगृह जो होता था तो ये गलत हो गया। और आपको एक दो बात और हम यहाँ पर बता दें कि आरंभिक हिंदू जो हैं मंदिरों में जो है भीतरगांव जो उनके मंदिर जो हैं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व के हैं, और महाबलीपुरम जो है के उसके एकात्मिक मंदिर जो हैं, और ऐहोल का दुर्गा मंदिर महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर, और यहाँ पर हिंदू धर्म में जो है भीतरगांव के मंदिर, ये आपको याद रखने हैं। ये सारे जो हैं सारे 1500 वर्ष पूर्व, और ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है लगभग 1400 वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर 1400 वर्ष पूर्व, और जो भीतरगांव का जो मंदिर हुआ 1500 वर्ष पूर्व, और महाबलुन का कौन सा मंदिर है? तो एकात्मिक मंदिर है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर है जो 1400 वर्ष पूर्व है। ये बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर आपको हैं। और एकाश्म जो है मंदिरों की विशेषता जो है इसमें आपको मिलती है। इसमें जो है क्या है? एकाश्म मंदिरों की विशेषता है कि इन्हें एक विशाल शिलाखंड की ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। किस मंदिर को? तो एकाश्म मंदिर जो है उसको ऊपर से नीचे की ओर जो है शिलाखंड है उसको ही तलाश कर बनाया गया है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। हमने पूरे डिटेल में आपको यहाँ से जो है जानकारी प्रदान करवाई। आगे हम चलेंगे। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। पुराणों का पाठ जो है पुजारी संध्या जो है मंदिरों में करता था। कहाँ? तो पुराणों जो है उसका पाठ कौन करता था? मंदिर करता था। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करता था। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन का ये जो है ऑप्शन सही है क्वेश्चन का। दूसरा है कि इनमें पूजा विधियों के जो है साथ साथ संसार के दृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ मिलती है। ये भी आपका सही है। तीसरा है कि अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे हम जो है उन्हें सुन और समझ सकते हैं। जो पुराण संस्कृत श्लोक में लिखा गया उसको आप सुन सकते हैं। चौथा आपका ऑप्शन है कि स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों कभी नहीं सुन सकते थे। ये आपका गलत हो गया। आपको जो है ये पुराणों के संदर्भ में जो है ये कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि पढ़ने की अनुमति इन दोनों को, शूद्र और स्त्री थे, इनको नहीं था, लेकिन वो सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन। ये हमने ऊपर पढ़ा है। ये जो है पूर्व मध्यकाल में लिखे गए हैं। ये जो है पूर्व मध्यकाल में आपको लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पुराणों के संकलन में संबंधित नहीं है? व्यास, उग्रश्रवा, लोमहर्ष और मखन कौन नहीं है? यहाँ पर आपका हो जाएगा मंखक, ये जो है पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। आपको याद है पुराणों की संख्या कितनी है? अब बताइए। 18। पुराणों की संख्या 18। आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पर मत्स्य पुराण जो लिखा गया है, परंतु जो मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पहले पुराण एक ही था। क्या था? पहले पुराण एक था। मत्स्य पुराण में आपको लिखा गया है। पुराण की संख्या टोटल अभी कितना है? तो 18 है। उसी के समय जो है सभी पुराने निकले हैं। कब? तो मत्स्य जो पुराण है उसमें लिखा गया है कि पुराण क्या थी? एक ही थी, और उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। किस में लिखा गया है? तो मत्स्य पुराण में। ब्राह्मण पुराण के अनुसार जो है वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। किसने किया? तो वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया था। और विष्णु पुराण से क्या पता चलता है? तो विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्षण को दी। किसको दी? तो लोमहर्षण को व्यास ने अपनी जो है पुराण संहिता किसको दी? तो उनके शिष्य थे लोमहर्षण, उनको दिया गया। और उग्रसर्वा जो थे, उग्रसर्वा वो लोमहर्ष के पुत्र थे।
उग्र सर्वा जो थे वो लोमहर्ष के पुत्र थे। ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। और ये जो मंखक हैं ये क्या है, ये कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे और श्री कंठचरित महाकाव्य और मंखकोश इनकी रचना है। मंखक की क्या रचना है, तो मंखकोश, और जो है श्री कंठचरित इनकी ये कश्मीर के संस्कृत महाकवि थे। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से जो है एक व्यास द्वारा महाभारत का संकलन किया गया था। किसके द्वारा, तो व्यास के द्वारा। जो है महाभारत का लेखन जो है 1500 वर्ष पूर्व किया गया। कब से, तो 1500 वर्ष पूर्व महाभारत का लेखन किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किन से संबंधित है, ज्योतिष, खगोल, गणित। ये यहाँ पर होगा गणित, ये गणित होगा। आगे यहाँ पर नीचे आप कोड की सहायता से बताएंगे। गणित 1 1 3 2 3 और है 1 2 3। आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा बताएंगे। तो ये गणित से भी थे, ये जो हैं गणित से भी थे, गणित से भी, खगोल से भी और ज्योतिष से भी। ये तीनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और संस्कृत में इनका पुस्तक है आर्यभट्टियम। ये जो है एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन जो है और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। किसने कहा, तो दिन और रात जो है पृथ्वी अपनी चक्कर काटता है एक धुरी पर, इसके वजह से होता है। उन्होंने ग्रह के बारे में भी जो है वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की जो है विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। किसकी, वृत्त की परिधि की। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कि आपको अभी हमने बताया भी और यहाँ पर आपको विचार भी करना है। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपीय द्वारा अपनाई गई और उसके बाद जो है पूरे अरब में फैल गई। तीसरा, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग बगैर गिनती करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अब बताइएगा कि इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा पहला, जो कि भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। तीसरा में आपका है कि रोम के निवासी जो होते थे वो शून्य का प्रयोग किए बगैर जो है गिनती करते थे। आपका दूसरा जो है क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये गलत है। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपीय द्वारा अपनाई गई। अभी तो आप भारत की बात कर रहे थे तो यूरोप कैसे आ गया, तो ये ऐसे में आपका ये गलत हो गया। और यह जो है आपको याद रखने हैं। अंकों का प्रयोग जो है जो यहाँ पर किया गया था सबसे पहले वह भारत के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आपको गिनती की बात है तो गिनती जो है यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और जो है तब यूरोप में भी ये सारे अरबों के द्वारा अपनाई गई और यूरोप में ये फैल गई। अन्य अंकों का प्रयोग जो है पहले से होता था। अन्य जो भी अंक होते थे उसका प्रयोग पहले से भी होता था। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए क्या किया, एक नए चिन्ह का आविष्कार किया और उसके बाद यहाँ पर है रोम के निवासी शून्य का प्रयोग जो है बगैर गिनती के करते थे। ये आपको अपना जो यहाँ पर अरब के में फैल गई ये गलत है। यूरोप में फैला था, अरब अपनाया था, यूरोप में फैला था। ये जो है उल्टा कर दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। अगला नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपका है कि कागज़ का आविष्कार जो है कहाँ से हुआ, भारत, चीन, अरब और यूरोप। बताइएगा कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर होता है। आपको ऊपर पढ़े भी हैं कि कागज़ जो है सबसे पहले जैसे रेशम है उसी प्रकार कागज़ है, सबसे पहले चीन में इसका आविष्कार होता है। कब तो 1900 वर्ष पूर्व जो है चीन में इसका आविष्कार होता है। कागज़ का आविष्कार कब, तो 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नामक एक व्यक्ति ने किया था। कि कौन नामक, तो लून नामक व्यक्ति ने। लगभग आज से जो है 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। कहाँ तक, तो 1900 वर्ष पूर्व पहले हुई और 1400 वर्ष तक पहले जो है आपको ये कोरिया पहुंची। इसके बाद जो है ये जापान तक फैली और 1800 वर्ष पूर्व जो है यह बगदाद में पहुंचा, 1800 वर्ष पूर्व में। और फिर जो है यह बगदाद से यूरोप आया और अफ्रीका और एशिया अन्य भागों में फिर फैलता है। कहाँ कहाँ फैला, इसके जो है खोजकर्ता लून थे। 1400 वर्ष पूर्व जो है कोरिया पहुंचा, उसके बाद जो है जापान गया। जापान के बाद जो है 1800 वर्ष पूर्व जो है बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया अन्य भागों में ये पहुंचा। और जो है इस उपमहाद्वीप में जो है कागज़ की जानकारी बगदाद से
आई है। कहाँ से? बगदाद से आई है। तो इसलिए आपका आंसर चीन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन जो 33 क्वेश्चन था हमने करवा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अब आपका 7वां जो है क्लास होगा। आप जो है यहाँ पर देखेंगे और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उल्टा कर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।